हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद शिव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द रचना के बारे में तथा शब्दों के प्रकार के बारे में। तब चाहे वो किसी भी प्रकार के शब्द हो, चाहे वो देशज शब्द हो, रूढ़ शब्द हो, समानार्थी शब्द हो या अविकारी शब्द हो तथा इनके अलावा किसी भी प्रकार के शब्द हो, सबके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। आपको बस क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के बाद आपके शब्दों से संबंधित सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं शब्दों के बारे में। अच्छा, शब्दों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शब्द हम किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बना ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो, जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ हो, जो हमें कुछ न कुछ अर्थ प्रदान करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए विद्यालय, मकान, घर, भोजनालय आदि को हम ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शब्दों के प्रकारों के बारे में। शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? शब्दों को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। और एक पांचवा अन्य है काव्यशास्त्रीय आधार पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। चलिए जानते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। अच्छा, अगर हमें शब्दों के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें परिभाषाएं रटनी शुरू नहीं कर देनी है, हमें चीज़ों को समझना है। हम जितनी परिभाषाओं को रटेंगे हम आगे उतनी ही कन्फ्यूज़ होते जाएंगे। हमें चीज़ों को समझना है। सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है, हम जिन शब्दों को विभाजित नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए रोटी, पुस्तक और कलम। फिर आपके सामने, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि हम इनका विभाजन क्यों नहीं कर सकते हैं? हम रो धन टी रोटी कर सकते हैं, पुष्धन तक पुस्तक कर सकते हैं, कौ धन लौ धन मौ कलम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पर विभाजन के कुछ मायने होते हैं। विभाजन तभी तक शब्द की श्रेणी में आता है जब तक दोनों विभाजित किए गए दोनों पक्षों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं विद्या धन आलय। विद्या का भी अपना अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको शब्द की श्रेणी में रख सकते हैं। और यहीं पे रूढ़ शब्द में क्या कहा गया है? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है। अब देखो, हम रोटी का विभाजन कर सकते हैं, रो धन टी कर लेंगे। रो का ना कोई मतलब है, ना टी का कुछ मतलब है। वो ठीक उसी तरह कलम को ले लीजिए, कौ धन लौ धन मो, किसी का अपना कोई क्या नहीं है, मतलब नहीं है। अर्थात हम इन शब्दों का विभाजन नहीं कर पा रहे हैं, ये विभाजित होके कोई अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनका विभाजन नहीं हो सकता और इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। अब आगे बात करते हैं योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ शब्द हम किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। बस एक लाइन में हमें ये समझना है, ऐसा शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। उदाहरण के लिए गजानन, गज धन आनन, गज के समान मुंह वाला। अब हम गजानन किसे कहते हैं? भगवान गणेश को। तो अब हम क्या करेंगे? सीधे यहाँ पे योग रूढ़ शब्द पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें किसी अन्य का बोध हो रहा है। हम गजानन की बात कर रहे हैं तो हमें भगवान गणेश का बोध हो रहा है। हम दशानन की बात कर रहे हैं तो हमें रावण का बोध हो रहा है। दश आनन, 10 हैं जिसके सर। अर्थात सिंपल सी बात है, ऐसा शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में। जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजनालय, विद्यालय या पुस्तकालय। यहाँ पे शब्द क्या है? अपने ही शब्द से संबंधित अर्थ हमें दे रहे हैं। जैसे भोजन धन आलय मतलब जहाँ हम खाना खाते हैं भोजनालय, विद्याधन आलय मतलब जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं। मतलब यहाँ पे ये कोई तीसरा अर्थ न देते हुए अपने ही शब्द से संबंधित अर्थ हमें दे रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे रचना के आधार पर शब्द खत्म होते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। चलिए तत्सम शब्द को समझते हैं। अच्छा, तो हम तत्सम किसे कहते हैं? तत् धन सम, अर्थात संस्कृत के समान।
संस्कृत के समान हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। हिंदी के वे शब्द जिनको हम संस्कृत से ग्रहण करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान हो। अब यहाँ पे शब्द हैं कुछ उदाहरण के लिए, बालक, माता, पिता और पुस्तक। बालक कहाँ से निकला है? संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? बालकः, माता को माता या मातुः, पिता को पिता या पितु, पुस्तक को पुस्तकः। तो ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से निकलकर बने हैं। इसी प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल लेते हैं। अब हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से तो निकल गए पर उन्होंने बाद में उसमें संशोधन करते हुए अपना एक निश्चित रूप ले लिया। जैसे उदाहरण के लिए सिर संस्कृत के शीर्ष शब्द से निकला है तो हिंदी में सिर बन गया। पैर को लीजिए, संस्कृत के पाद शब्द से निकला है तो हिंदी में आके पैर बन गया। उसी प्रकार से नासिका से नाक, कर्ण से कान, गो से गाय और वृषभ से बैल। तो इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप शब्दों को देखते ही उन पे सीधे टच कर लोगे। अब 2 मिनट में बिल्कुल। अब देखिए तत्सम और तद्भव शब्द अनेकों हैं, आप कितने याद कर सकते हो? आप 600 या 1000 तक कितने भी याद कर सकते हो, पर इनकी गणना कभी भी, इनकी गिनती कभी भी समाप्त होने वाली नहीं और इतना आप शायद याद ना कर पाओ। इसलिए चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी है सिवाय रटने के। अब बात करते हैं देशज शब्द के बारे में जिसका अर्थ उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। देश धन जौ, जो गांव से पनपा हो। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गए हैं। ये शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रहते हैं। हम बस इसको ध्यान में रखेंगे कि देशज शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रहते हैं। उदाहरण के लिए मेहरारू, मनसेदू, मनई, भातर, लोटा और भांडा। चलिए यहाँ पे हम एक शब्द लेते हैं भातर, जिसका अर्थ होता है भाई। भाई को हम संस्कृत में कहते हैं भ्राता। भ्राता से बनाए हिंदी में भाई और हिंदी से आगे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते जाते हो गया भातर। क्या इसका प्रयोग हमें अन्य क्षेत्रों में सुनाई देने को मिलता है? नहीं, इसका प्रयोग हमें एक निश्चित क्षेत्र में सुनाई देने को मिलता है। इसीलिए कहा गया है ये शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रहते हैं, इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं विदेशज शब्द के बारे में। विदेशज शब्द जिसका अर्थ हमें उसके नाम से ही पता चलता है। आसान शब्दों में कहें तो वे शब्द जो देश की सीमा से बाहर से आकर हमारी भाषा में शामिल हो गए हों। वे शब्द जो देश की सीमा के बाहर से आए और हमारी भाषा में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए एक शब्द हम कॉमनली बहुत यूज़ करते हैं, गांव में हमारी दादी लोग या जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मूड खराब हो गया, मूड कहाँ का शब्द है? विदेश का शब्द है। और खराब है कहाँ का है? हमारे देश का शब्द है। अर्थात जब हम विदेशी शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा के साथ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। इनमें आते हैं आपके बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, साइकिल, कफन आदि। अब बात करते हैं शंकर शब्द के बारे में। शंकर शब्द देशी और विदेशी शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम शंकर शब्द कहते हैं। जब देशी और विदेशी शब्द आपस में मिलते हैं, जैसे रेल, धन, गाड़ी। रेल कहाँ का शब्द है? विदेश का शब्द है। और गाड़ी कहाँ का शब्द है? अपने देश का शब्द है। जब इस प्रकार के शब्द आपस में मिलते हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं तो इन्हें शंकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, सिनेमा घर, रेल विभाग आदि। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द समाप्त होते हैं। अब शुरू होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द, इनका हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, हमें बहुत अधिक ये देखने को भी मिलते हैं और नाम के साथ ही इनका अर्थ पता चलता है। पहला है पर्यायवाची शब्द या समान अर्थी शब्द, अर्थात समान अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे सूर्य, सूर्य के समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं भानु, प्रभाकर और रवि। विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ दे। जैसे सार्थक का निरर्थक, रात का दिन, उनको हम क्या कहेंगे? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। तीसरा है समोच्चारित शब्द। समोच्चारित मतलब समान उच्चारित होने वाले शब्द, जिनका उच्चारण एक जैसा हो पर अर्थ अलग हो। वे शब्द जिनका उच्चारण तो एक जैसा हो पर उनके अर्थ
अलग अलग हो, हम उनको क्या कहेंगे? समुच्चारित शब्द, अर्थात समान उच्चारित होने वाले शब्द। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे है एक शब्द अंश और अंश। अब दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक अंश का मतलब होता है भाग और एक अंश का मतलब होता है कंधा। दूसरा शब्द है यहाँ पे मत और मत। दोनों शब्द एक जैसे हैं, पर एक मत का अर्थ होता है मना करना कि ये कार्य मत करो, दूसरे का अर्थ होता है कि मानना या अपना मतदान दो, अपनी सहमति दो। अब बात करते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? अनेकार्थी शब्द। आसान शब्दों में समझेंगे, बस एक लाइन में हमें चीज़ों को समझना है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे द्विज, द्विज को हम ब्राह्मण भी कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं और दांत भी कहते हैं। अब आता है काव्य शास्त्रीय आधार पर शब्द के भेद। 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा शब्द, लक्षणा शब्द और व्यंजना शब्द। इसको हम सीधे एक लाइन में समझेंगे। अभिधा, जब किसी शब्द का सीधा अर्थ निकलता हो, जैसे मोनी सुंदर है, मोनी सुंदर लड़की है। यहाँ पे सीधा अर्थ निकल रहा है, हम मोनी के बारे में क्या कह रहे हैं? मोनी एक सुंदर लड़की है। बिल्कुल जो जिन शब्दों का प्रयोग हम अक्सर उदाहरण के लिए भी करते हैं, जैसे राम अच्छा लड़का है, वह खाना खा रहा है, इसका सीधा अर्थ निकल रहा है। दूसरा लक्षणा, जब किसी से तुलना की जाए। अब यहाँ पे क्या होता है? जब किसी से तुलना हम करते हैं, मोनी की झील जैसी आंखें हैं। अब हम मोनी की आंखों की तुलना किससे कर रहे हैं? झील से, कि उसकी आंखें कैसी है? झील जैसी है। यहाँ पे कीवर्ड है लक्षणा में क्या होता है? तुलना। जहाँ पे तुलना दिखे वहाँ पे सीधे किस पे टिक कर लोगे आप? लक्षणा शब्द पे। अब बात करते हैं व्यंजना। अब व्यंजना में नाम से ही पता चलता है, व्यंजना मतलब व्यंग कसना। किसी पे जब हम व्यंग कसते हैं, जहाँ किसी शब्द का व्यंगात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पे क्या होगा? व्यंजना शब्द होगा। जैसे रवि बैल बुद्धि है, रवि तो बैल बुद्धि अर्थात रवि मूर्ख है। यहाँ पे बैल बुद्धि शब्द का प्रयोग व्यंग के रूप में किया गया है, तो यहाँ पे ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? व्यंजना शब्द या व्यंगात्मक शब्द। अब बात करते हैं हमारे आखिरी प्रकार, जो कि है प्रयोग या विकार के आधार पर। पहले विकारी शब्द, जिसको हम सविकारी शब्द भी कहते हैं। दूसरा अविकारी शब्द। अब बात करते हैं विकारी शब्द के बारे में, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, भगवान शैतान। अब इनकी मुख्य चीज़ पता क्या है आपको? क्या समझना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं, विशेषण होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे माता है, माता को क्या है? माता की संज्ञा दी गई है। पिता है, पिता को पिता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अविकारी के बारे में। अविकारी शब्द वे शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते, अर्थात वे शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते। उदाहरण के लिए हे, हो, अरे, अबे, किंतु, परंतु आदि समस्त अव्ययवाची शब्द अविकारी होती है। अर्थात जिन शब्दों से हम संबोधन कहते हैं, जिन शब्दों से हम किसी को संबोधित करते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? हम अविकारी शब्द बोलते हैं। उन शब्दों में क्या क्या आते हैं? हे, हो, अरे, अबे, किंतु, परंतु आदि। अब देखते हैं अविकारी शब्द के कुछ भेद भी आते हैं। पहला संबोधनवाची अविकारी। हे, हो, अरे, ये संबोधन वाले जो शब्द हैं वो किसके अंदर आते हैं? संबोधनवाची अविकारी के अंदर। दूसरा क्रिया विशेषणवाची अविकारी, जैसे बार बार, धीरे धीरे, तो ये किसके अंदर आते हैं? क्रिया विशेषणवाची अविकारी के अंदर। तीसरा समुच्चयवाची अविकारी, जो क्या करते हैं? दो चीज़ों को मिलाते हैं, समुच्चय करते हैं। जैसे राम और श्याम, मैं वहाँ जा रहा था किंतु मैं वहाँ नहीं गया, दो चीज़ों को मिला रहे हैं ना। फिर वहीं परंतु, वैसे ही, इनको क्या कहते हैं हम? समुच्चयवाची शब्द। अब चौथा आता है संबंधवाची शब्द। संबंधवाची हम किसे कहते हैं? जैसे आज तक, भर। अब हम कहते हैं मैंने दिन भर ये काम किया, तो दिन के साथ भर का संबंध लग रहा है ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम? संबंधवाची शब्द। जैसे आज तक आप कहाँ थे, आज के साथ तक का संबंध लग रहा है ना, तो इनको हम बोलेंगे संबंधवाची शब्द। अब बात करते हैं आखिरी, लास्ट, निरर्थक शब्द। अभी तक तो ये सारे शब्द किसके अंदर आए? जो भी हमने बात की, ये 5 प्रकार के जो शब्द थे,
तो ये सारे शब्द आए हमारे सार्थक शब्द के अंदर। अब बात करते हैं निरर्थक शब्द के बारे में। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो, ये शब्द हम कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। अर्थात वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, इनको हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे खाना वाना, खाना तो खाना हो गया जी, वाना क्या होता है? रोटी वोटी, फिर वोटी का कोई अर्थ नहीं होता है। काम वाम, वैसे ही वाम का भी कोई अर्थ नहीं होता है। आई होप आप शब्दों के प्रकारों को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में, कि हम देखते ही कैसे तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।